तुम उसके सामने बहुत बहुत छोटे लगते हो। छोटा। अभी जो आपने सीन देखा ये 2003 की बूम फिल्म का है, जिसे प्रोड्यूस जैकी श्रॉफ की वाइफ ने किया था। कैटरीना कैफ का इसमें डेब्यू हुआ था और मेन लीड में आपको गुलशन ग्रोवर और अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। और इस फिल्म के लिए पूरा का पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं रिग्रेट करता है, क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक इनएप्रोप्रिएट पोजीशन में आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं। बट सवाल ये है कि वो ऐसी फिल्म के अंदर कर क्या आए, तो जवाब है पैसा। ये वो समय था जब उनके ऊपर 90 करोड़ का उधार था, 55 कोर्ट केसेस चल रहे थे और उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। इवन अग्निपथ जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म भी एक फ्लॉप फिल्म है उनके करियर में। And there are no producers that have interest in you. लगता है कि अभी काफ़ी साल काम कर लिया और अभी इत्मीनान मिला है जीवन में, तो उसका सुख मुझे उठा लेने दीजिए। The debts that we had, what was the amount? close to 90 crores. 90 crores. सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कहिए, उसको चुनाव जीत गया मैं और फिर पार्लियामेंट में आ गया। The whole political imbroglio, which was somewhat सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कहिए, traumatic, more mentally. हम वीडियो में 11 अक्टूबर 1942 जब अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ यहाँ से बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 11 मई 1973 जब बॉलीवुड में नया सुपरस्टार आया, जंजीर, जिस फिल्म ने अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड दोनों को कंप्लीटली बदल दिया था। और इसके बाद 15 सालों तक उनका करियर पीक पे रहा। 1974 से लेकर 1988 तक उन्होंने 59 फिल्म्स की, जिसमें से सिर्फ 19 फिल्में फ्लॉप थी। और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे भी आती है। वैसा ही कुछ अमिताभ बच्चन के करियर के साथ में हुआ 1982 में कूली के सेट पर। कमर पर बहुत ही जोर का पंच लगा, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए और ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे। समय ऐसा आया था जब डॉक्टर्स ने बुलाया जया को और कहा कि आकर के आप आखिरी बार अपने पति को देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद आपको अवसर नहीं मिलेगा। और अगर आपको इस एक्सीडेंट को डिटेल में पढ़ना है तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लिखे गए ब्लॉग, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे पढ़ सकते हैं। बट ये पहली इंजरी थी। दूसरी इंजरी अगले साल दिवाली के दौरान उनके हाथ में अनार फूट गया था और अनार के फटने की वजह से उनका हाथ कंप्लीटली डैमेज हो चुका था, जिसे मेकअप के जरिए भी ज़्यादा छुपाया नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आप शराबी फिल्म देखोगे तो उनका लेफ्ट हैंड पॉकेट में नज़र आता है। उसके पीछे का रीज़न है सेकेंड इंजरी, और इसीलिए वो अपने हाथ को रिलैक्स मोड में रखते हैं। बट इन इंजरीज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंजरी कहीं ना कहीं उनके डाउनफॉल का एक कारण है। क्योंकि उनको इंजरी हुई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब आप एक्शन ना ही करें तो बेहतर है। अब एक्शन हीरो को एक्शन करने से मना कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो फिल्मों से दूर भागेगा। और वैसा ही कुछ अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में हुआ 1984 में। राजीव गांधी ने ऑफर की उन्हें इलाहाबाद की सीट, और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे दोस्त थे राजीव गांधी, इसीलिए उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया इमोशनल होकर। बट सवाल आता है कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे हैं, तो इसकी हिस्ट्री हमें जवाहरलाल नेहरू के पास में जाकर मिलती है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को कम्प्लीटली हटा दिया जाए और हिंदी को अपनाया जाए। अब हिंदी को अपनाने के लिए कई सारे इंग्लिश शब्दों का हिंदी अनुवाद करना था, और उसके लिए एक मीटिंग बिठाई गई। और उस मीटिंग में मौजूद थे हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के फादर थे और ये हिंदी के पोएट थे, और इन्हें भी उस मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला। और जब शब्द आया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का हिंदी अनुवाद किया था विदेश मंत्रालय, और यहीं से हरिवंश राय बच्चन जी और नेहरू जी की दोस्ती हो गई, जो आपको राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन में भी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा अमिताभ बच्चन जी को मानती है, ऐसा लोग कहते हैं। और जैसे ही इंदिरा जी की डेथ हुई, राजीव गांधी ने उन्हें ऑफर किया और इमोशनल होकर अमिताभ बच्चन जी ने वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टी उन्हें बहुत ही बड़ा काला धब्बा उनकी लाइफ के ऊपर देने वाली थी। भावना के ही वश में आकर के मैं राजनीति में गया। मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, उसमें भी मैं चला गया। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कहिए, उसको चुनाव जीत गया मैं और फिर पार्लियामेंट में आ गया। लेकिन मुझे एक राजनीति आती नहीं है और ना ही उस समय आती थी। मुझे एक नेगेटिव लगा, मुझे ऐसा लगा कि इससे पहले कि मैं अपनी जो नेगेटिविटी है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स को सौंप दूँ, इससे बेहतर होगा कि मैं उससे दूर हट जाऊँ, और इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इंडिया और स्वीडिश के बीच में आर्म मैन्युफैक्चरिंग की एक डील हुई जो 14 करोड़ की थी, और इस डील को करने के लिए स्वीडिश ने 5 इंडिया के बड़े पॉलिटिशियंस को
रिश्वत दी थी ताकि ये डील कंप्लीट हो सके। एंड 16 अप्रैल 1986 को ये स्कैंडल स्वीडिश के रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ जिसका नाम था बॉफरोस स्कैंडल। अभी जो स्कैंडल था इसके बारे में प्रॉपर समझना है तो कोई गूगल पर सर्च कर लेना, बट अगर सिंपल शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो 5 लोगों के अकाउंट में रिश्वत का पैसा गया था। बट न्यूज़ में हवा बना दिया था कि छठा अकाउंट भी था, वो था अमिताभ बच्चन का, जिसकी वजह से एक लंबा कोर्ट केस, बहुत ही जांच पड़ताल चली और 2012 में जाकर अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट मिली। तब तक ये धब्बा उनके ऊपर लगा हुआ था और इसी वजह से वो अपने आप को पॉलिटिक्स में आने पे सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं और कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स की ज़्यादा समझ नहीं है, अगर मैं नहीं जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और वाकई यही बात सच है, क्योंकि जब तक वो वापस बॉलीवुड में लौटे थे तब तक बॉलीवुड कम्प्लीटली बदल चुका था। उसके पीछे के बहुत से कारण थे। सबसे पहला था कि टीवी आ चुकी थी सबके घरों के अंदर, ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका था, ऑडियंस बदल चुकी थी, नई जनरेशन आ चुकी थी। अब लोग खान को पहचानते थे ना कि बच्चन को। अब वो मार धाड़ वाली फिल्में ज़्यादा नहीं चलती थी, अब लाइट वेट फिल्मों का ज़माना आ चुका था। और यही सबसे बड़ा कारण था अमिताभ बच्चन के डाउनफॉल का, क्योंकि उन्होंने 1989 से लेकर 1999 तक 18 फिल्में की थी, जिसमें से 13 फिल्में फ्लॉप थी। अब करियर को वापस से रिवाइव कैसे किया जाए, यही पर वो सोच विचार कर रहे थे और वो थे विदेश भ्रमण पर। उस दौरान बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टूडियोज ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, उनसे बॉलीवुड के बारे में, इंडिया के बारे में जानकारी ली और अपना जो एनालिटिक्स था वो सब उनके सामने पेश किया। एंड उस वक्त अमिताभ बच्चन को समझ में आया कि जैसे ही इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आया है, ये सारी ही कंपनी इंडिया की तरफ दौड़ लगा रही है, तो क्यों ना मैं खुद की एक कंपनी बना लूं। और इस वक्त उन्होंने डाला खुद का एक प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम था ABCL। अब देखिए प्रोडक्शन हाउस इससे पहले कैसे वर्क करते थे वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो पहले के ज़माने में लोग ना पैसा उधार यानी कि लोन देते थे, और लोन भी वो एक साथ नहीं देते थे, वो इंस्टॉलमेंट में लोन देते थे। मूवी कंप्लीट होने के बाद में उनका लोन वापस चुका दिया जाता था। एंड इसीलिए बहुत सी फिल्मों को बनने में 5 साल लग जाते थे, क्योंकि लोन जैसे जैसे आता था फिल्म वैसे वैसे कंप्लीट होते थे। एंड उसके बाद में माफिया लोगों का इंटरफेयर बॉलीवुड की तरफ होने लगा और वो लोग भी बॉलीवुड को पैसा देते थे फिल्म बनाने के लिए। पर जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया और यहाँ पे प्रॉपर आज जैसे वर्क होता प्रोडक्शन हाउस में वैसा वर्क होना शुरू हो गया। और इसी का फायदा अमिताभ बच्चन जी ने उठाया और उन्होंने टीवी शोज को प्रोड्यूस किया, जो टीवी शोज सक्सेसफुल रहे। उसके बाद में उन्होंने बॉम्बे जैसी फिल्म का हिंदी वर्जन को रिलीज करा, वो भी सक्सेसफुल रहा। गुलाबी जैसी तेलुगु फिल्म को प्रोड्यूस किया, वो भी सक्सेसफुल रही एंड कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी। तब तक जब तक 1996 में उन्होंने मिस वर्ल्ड कंपटीशन को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया। ये वो वक्त था जब ABCL कंपनी का डाउनफॉल शुरू होने वाला था, क्योंकि ये मिस वर्ल्ड यानी कि ब्यूटी पेजेंट था, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ऐसी चीज़ों को बैन करो, बंद करो, ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। अब प्रोटेस्ट वर्ड इसके साथ में जुड़ा तो बहुत सारी कंपनियां इसके साथ जुड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए जितना भी खर्चा, बजट, जो कुछ भी था वो सब कुछ अमिताभ बच्चन के कंधों पर आ गया। एंड इस शो ने अमिताभ बच्चन को 40 करोड़ का लॉस में छोड़कर चली गई। अब 40 करोड़ का लॉस होने के बाद में कुछ लोगों ने राय दी कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार है तो इन्हीं के साथ तुम्हें फिल्म बनानी चाहिए। और 2 फिल्में इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस ने बनाई, वो थी मेजर साहब और मृत्युदाता। एंड दोनों ही फिल्में डिजास्टर रही। एंड इन फिल्मों के डिजास्टर होने के बाद में इस कंपनी को 90 करोड़ का कर्जा हो चुका था। एंड अगर आपको लगता है कि कर्जे के पीछे का मेन कारण है अमिताभ बच्चन या फिर ये फ्लॉप फिल्में या फिर ये ऑर्गेनाइज किया हुआ कॉन्सर्ट, तो आप गलत हो। इसके पीछे आता तीसरा मेन आदमी जिसने ABCL कंपनी को बर्बाद किया। उसका नाम था संजीव गुप्ता, जो इस कंपनी के CEO थे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री संभालने के लिए दोगे तो वो कबाड़ा ही कर देगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट की समझ होना ज़रूरी है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप धर्मा प्रोडक्शन को देखो, जब करण जौहर के पिताजी की डेथ हुई तो उन्होंने अपने स्कूल के फ्रेंड अपूर्वा मेहता को बुलाया, जो YRF का डिस्ट्रीब्यूशन लंदन में संभाल रहे थे। उन्हें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की समझ थी, उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का CEO बनाया और उसके बाद में धर्मा प्रोडक्शन चलाई। वैसा अमिताभ बच्चन जी ने नहीं किया था, उन्होंने इंडस्ट्री के बाहर के बंदे को हायर कर लिया था। With government institutions like Prasar Bharati, Doordarshan, a lot of it with banks, financial institutions, personal loans, and some of it were erroneously guaranteed by me and Jaya personally.
Why? This again was done because, well, the management said this is a done thing and nothing will ever happen. Personal guarantees are never executed. Obviously, we came to know later on that this was a lot of junk. So they wanted to seize your house at one stage. Yes, it was in fact attached. All assets, all properties were attached. और जो कर्जदार थे वो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर खड़े हुए थे। जो घर था वो गिरवी पड़ा हुआ था। अभिषेक बच्चन को फॉरेन की पढ़ाई छोड़कर इंडिया लौटकर आना पड़ा। रातों में अमिताभ बच्चन को नींद नहीं आ रही थी। कोई भी प्रोडक्शन हाउस काम देना नहीं चाहता था। और इन सारी बातों को देखने के बाद में मुझे गुलजार साहब की वो 2 लाइनें याद आती है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ भंवरों में कहां फंसी कश्ती, विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है, विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है, अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। और फिर हुई एक सुबह, जिस सुबह अमिताभ बच्चन नहा धोकर यश चोपड़ा के घर पहुंचे और यश चोपड़ा से कहा कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दे दो। उसी वक्त यश चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें फिल्म में साइड किया। जो रोल बमन ईरानी को ऑफर किया गया था वो अब अमिताभ बच्चन को मिला। साथ ही साथ उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट की पोजीशन भी दी गई। अब थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ कि ये 20s का ज़माना था जब बड़े पर्दे के एक्टर को छोटे पर्दे यानी कि टीवी पर जाना एक अपमान समझा जाता था। Television came, everyone said you are reducing yourself from 70mm screen to a 25-inch screen. And ये दोनों ही उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एंड देखते ही देखते उन्होंने अपने 90 करोड़ का कर्जा पूरा का पूरा चुका दिया और उस कर्जे को चुकाने के लिए ही उन्हें बूम जैसी फिल्मों को करना पड़ा। क्योंकि कहा जाता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।